वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, हमने एक थ्योरम प्रूव की थी। उस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है दैट इज इफ अगर हमारे पास कोई भी एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, सपोज n क्रॉस n ऑर्डर की है, तो हमने प्रूव किया था कि a इंटू एडजॉइंट ए कर लो या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए, तो हमारी क्या आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये चीज हमने प्रूव की थी। इसका प्रूफ हमारी लास्ट वाली वीडियो में है। आप ऊपर आइकन बटन पे टच करेंगे तो आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। ओके, बट इसका प्रूफ बुक में गिवन नहीं है, तो आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि वीडियो देख के और आप खुद से नोट डाउन कर लो कि इसका प्रूफ कैसे आया। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है कि इफ अगर हमें दो मैट्रिक्सेस दी गई हैं ए और बी, सेम ऑर्डर की हैं n क्रॉस n, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी होता है। तो ये चीज अभी हम प्रूव करने वाले हैं। ओके, तो इसका प्रूफ देखिए। ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप ऊपर वाली चीज अगर यूज करना चाहें एक बार ये वाली थ्योरम को, तो देखो अगर मैं ए की जगह ए इंटू बी लिख दूं, क्योंकि देखो ए भी n क्रॉस n की है, बी भी n क्रॉस n की है, तो ए बी मैट्रिक्स वो भी हमारी क्या हो जाएगी n क्रॉस n की, है ना। तो ए बी जो मैट्रिक्स है वो भी कितने की है, इस ऑर्डर की, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रहा है वो। अब देखो अगर मैं यहाँ पर पुट करूं कि ए की जगह मैं ए बी लिखूं, तो ए बी की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए बी से किसके इक्वल आएगी, एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू ए बी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये भी ऑर्डर n की है ना, तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n आएगा। ठीक है, तो एक रिजल्ट, एक इक्वेशन तो हमारे पास ही आ गई। क्लियर। अब एक चीज देखो ध्यान से, अगर मैं किसी ना किसी तरह से ये दिखा दूं, क्योंकि मुझे क्या दिखाना है कि दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, है ना, क्योंकि यही चीज तो है। देखो एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो हमें ना ये अगर मैं ये दिखाने में क्या बोलते हैं सफल हो गई, तो इज इक्वल टू मतलब ये बी और एडजॉइंट ऑफ ए पूरी मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू ए इज इक्वल टू दिस। अगर मैंने ये वाली इक्वेशन और दिखा दी, तो आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे ना, तो आपके पास क्या आएगा, ये वाली टर्म इसके इक्वल, ये वाली टर्म इसके इक्वल, और वही चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये इक्वेशन शो करनी है, क्योंकि ये वाला जो रिजल्ट है प्रीवियस थ्योरम से ही आ गया हमारे पास, तो एक अच्छी चीज है हमारे पास। तो देखो अभी हमको पता है कि हमें क्या प्रूव करना है। हमें ये वाली इक्वेशन जो मैंने लिखी है ना, तो दिस इज टू प्रूव, ये दिखा दिया तो हमारा प्रूफ कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप एक बार ये मल्टीप्लिकेशन लेके चलो, ये वाली ए बी की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, तो हमें पता है कि मैट्रिक्स के पास एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है। मतलब कि आप कैसे दिखाऊं, यहाँ पे देखो ए बी सी कर लो, या फिर ए बी सी कर लो, या फिर ए और बी और सी, है ना। बट ब्रैकेट्स आप इंटरचेंज कर सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी मैं यही करने वाली हूँ कि हम क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट मैं खोल देती हूँ, तो दैट इज इक्वल टू ए और बी और एडजॉइंट बी को बी एडजॉइंट बी, इनको मैं एक ब्रैकेट में लिख देती हूँ बिकॉज ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एडजॉइंट ए को अलग कर लिया। अब देखो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, इस वाली थ्योरम का यूज करो, थ्योरम नंबर 1 का, कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, है ना। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है कि बी की आप एडजॉइंट बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो दैट टर्म इज इक्वल टू किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, क्योंकि हमें जो बी मैट्रिक्स दे रखी है वो भी n क्रॉस n की है, तो यहाँ पर क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ अभी, और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये चीज, ये वाली वैल्यू।
डिटर्मिनेंट ऑफ बी आई एन और एडजॉइंट ऑफ क्या था ए। अब देखो, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना, ये कोई मैट्रिक्स थोड़ी है, ये तो अब डिटर्मिनेंट निकाल दिया तो एक नंबर आ गया, और नंबर को आप क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। अभी क्योंकि मेरे को ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं डिटर्मिनेंट को बाहर निकाल लेती हूँ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, इसको बाहर निकाल लिया, अब ए की मल्टीप्लाई करनी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से और एडजॉइंट ए से, ये चीज है मेरे पास। आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है ना। तो यहाँ पे या तो आप इसकी इससे कर लो या फिर इसकी इससे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी कंपेटिबल है आपस में, है ना, क्योंकि n क्रॉस n की मैट्रिक्स है सारी। तो अगर मैं ए की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास वापिस से ए मैट्रिक्स आ जाएगी, तो ये वापिस से क्या बन गया, ए। अब फिर से यही थ्योरम लगाते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर लो तो किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो वापिस से, तो दिस टर्म इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि दिस टर्म इज इक्वल टू आइडेंटिटी में, तो इज इक्वल टू ये क्या आया, बी ए आइडेंटिटी। क्लियर? तो ये आएगा हमारे पास। ओके, इसी तरह से अब मैं ये वाली चीज लेके चलती हूँ, क्योंकि ये मैंने सिर्फ ये वाली क्वांटिटी ली थी अभी, है ना, तो ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई है। अभी मैं इसको इसके इक्वल, अभी ये वाली क्वांटिटी लेके चलेंगे हम, फिर देखते कि किसके इक्वल आएगा। ओके, तो चलो, तो ये मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ बी ए आइडेंटिटी, ये वाली लेके चलते हैं अभी। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए, सेम आर्ग्यूमेंट्स फॉलो करेंगे अभी हम जैसे अभी किया। तो वापिस से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो एडजॉइंट ऑफ बी, अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए और अंदर एक और कौन सी है, ए, इनको साथ में रख लेते हैं, बड़ी ब्रैकेट लगा दी और फिर बी को बाहर रख लो, है ना। अब ये देखो, ये रहा एडजॉइंट ऑफ ए की ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो दिस टर्म इज अगेन इक्वल टू दिस वन, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू दिस। और अभी जैसे हमने लास्ट वाले स्टेप में क्या किया था कि हम डिटर्मिनेंट हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम पुल्ड आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस वाली टर्म को मैं बाहर लिख रही हूं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट बी, आइडेंटिटी और इनटू बी, ये चीज है मेरे पास, ठीक है। तो ये ऐसे, अब देखो आइडेंटिटी की वापस से किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी, और मैंने क्या लिखा, आइडेंटिटी की और बी की मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, तो ये वापस से क्या बन जाएगा, बी, तो हम इसको बी लिख देंगे। अब फिर से यही वाला रिजल्ट लगेगा कि एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो दिस इज इक्वल टू दिस आइडेंटिटी, है ना, बाय दिस वन। तो हमारे पास क्या है, ये भी इसके इक्वल आ गया। तो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, आइडेंटिटी। ओके, तो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम आ रही है अभी, क्योंकि देखो ये तो नंबर्स है ना, कोई भी आप नंबर्स लो और उनकी अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कम्यूटेटिव होते हैं। तो दिस इज इक्वल टू दिस। एंड अगर आपको पता हो कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये वाली चीज याद रखनी है हमको। तो ये दोनों वैल्यू हमारी किसके इक्वल आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये भी किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी इक्वल है।
तो समराइज अगर हम करें तो हमारे पास क्या आया कि पहले मैंने ये ली थी, फिर एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए, और इसकी मल्टीप्लाई हमने की किसके साथ, ए बी के साथ, सॉरी ए बी के साथ। तो ये हमारा किसके इक्वल आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऊपर वाली इक्वेशन देखो सेम आई है, तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन हमारी प्रूव हो गई है ना, यही प्रूव करना था। तो अब देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है कि ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी ये वाली सेम है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये भी आपको पता लग गया कि जब आप एडजॉइंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन का निकालोगे तो ऑर्डर आपका रिवर्स हो जाएगा, सेम नहीं आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं थ्योरम अपनी। ओके, सो नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इनवर्स क्या होता है, आई होप आप सभी को लगभग पता ही होगा क्योंकि 12th क्लास में हमने किया है कि अगर आपके पास कोई भी एक ए मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, सपोज ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स है ऑर्डर की। तो अगर कोई दूसरी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, सपोज बी भी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की है, देन अगर ये जो बी मैट्रिक्स है ये ए के साथ ऐसा रिलेशन फॉलो कर रही है, मतलब कि अगर मैं ए की बी से मल्टीप्लाई करूं या बी की ए से करूं, अगर मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो मैं कहती हूँ कि बी है जो मैट्रिक्स वो ए का इनवर्स है। ओके, अगर मेरे पास बी ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर गई तो ठीक है, वो हम नेक्स्ट थ्योरम में देखेंगे कि कैसे हम बता सकते हैं कि वो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। अभी मैं मान के चल रही हूँ कि अगर वो एग्जिस्ट करती है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और हम डिनोट कैसे करेंगे, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए के ऊपर पावर में -1 लगा देना। तो ये होता है हमारा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब जो नेचुरल क्वेश्चन है कि थ्योरम हमारे पास ये कह रही है कि ओके, अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या आपके पास एक से ज्यादा इनवर्स हो सकते हैं, तो दिस थ्योरम इज से नहीं, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एक ही करेगा, सिर्फ एक ही ऐसी बी मैट्रिक्स मिलेगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और कोई नहीं मिल सकती। तो हम क्या करेंगे थ्योरम को प्रूव करने के लिए, जब भी आपको यूनिकनेस दिखानी हो तो आप दो मान के चलो और उन दोनों को सेम दिखा दो कि हम मान लिया कि चलो एक बी मैट्रिक्स है एक सी मैट्रिक्स है, तो वो अलग अलग नहीं हो सकती, वो इक्वल ही होनी चाहिए, इसका मतलब अलग एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो लेट प्रूफ देखिए, मैंने मान लिया कि दो मैट्रिक्स है जो कि इनवर्स है एक ही मैट्रिक्स का, तो लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। तो मुझे इसके इनवर्स की बात करनी है, ठीक है, तो मैंने मान लिया b एंड c दो इनवर्स हैं, b इनवर्स ऑफ a। ओके, तो ये दोनों इसके इनवर्स है, तो मुझे ये दिखाना है कि b इज इक्वल टू c होना चाहिए। तो अगर ये b भी और c भी इनवर्स है a का, तो ये जो डेफिनेशन है इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या आएगा, b की a से मल्टीप्लाई की, a की b से मल्टीप्लाई की तो आइडेंटिटी मिलेगा। सिमिलरली a की c से मल्टीप्लाई करो या c की a से करो तो भी आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों रिलेशंस का यूज करके आई हैव टू शो कि b इज इक्वल टू c। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब कोई एक मल्टीप्लीकेशन लेके चल लो, सपोज मैंने लिया a b c, ये मैं एक मल्टीप्लीकेशन लेके चल रही हूँ क्योंकि देखो a भी n क्रॉस n की है, b और c भी n क्रॉस n की है, तो मल्टीप्लीकेशन कंपेटिबल है, आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, ऑर्डर मैच कर जाएगा। अब देखो दिस इज इक्वल टू a b c बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब b की नहीं, b c नहीं लेना चाहिए हमें, a को बीच में रखो,
तो काम करेगा, क्योंकि बी और सी की मल्टीप्लाई हमें नहीं पता क्या आएगी। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, हाँ ए को बीच में रखना चाहिए हमें, तो मैं ऐसे करती हूँ, बी ए सी ये लेके चलते हैं। तो क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बी ए सी बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड दैट इज इक्वल टू बी की आप ए से मल्टीप्लाई करो, देखो आइडेंटिटी आ रहा है, आइडेंटिटी सी एंड दैट इज इक्वल टू सी, है ना। आइडेंटिटी की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो, वही मैट्रिक्स आएगी। अब इसी मल्टीप्लिकेशन को दोबारा से देखो ध्यान, ये है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, है ना। तो दैट इज इक्वल टू, देखो यहां से ये भी आइडेंटिटी के इक्वल है, तो बी इंटू आइडेंटिटी एंड दैट इज इक्वल टू अगेन बी। तो ये एक ही मल्टीप्लीकेशन है, ये बी के भी इक्वल आ रही है, सी के भी इक्वल आ रही है, इसका मतलब बी और सी इक्वल होने चाहिए। अगर मैं कहूं कि आपका 2 है वो ए के भी इक्वल है और 2 है वो बी के भी इक्वल है, इसका मतलब ए और बी भी तो इक्वल है ना। तो यहाँ से मेरा क्या रिजल्ट आया कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे तो वो एक ही होगा, अलग अलग नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ से मेरा क्या आ गया बी इज इक्वल टू सी। क्लियर। तो ये हमारी थ्योरम का प्रूफ हो गया। अब हम ये देखेंगे कि वो एग्जिस्ट कैसे करता है, कि इनवर्स को हम कैसे पता लगाए कि वो एग्जिस्ट करेगा किसी मैट्रिक्स के लिए या नहीं करेगा। तो देखो वो हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है, यस, तो नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स the necessary and sufficient for a square matrix suppose A ली मैंने is invertible कब, if A is non-singular। Non-singular means determinant of A, that means determinant of A should not equal to 0। अगर मुझे इतनी इंफॉर्मेशन पता है तो मैं बता सकती हूँ ओके इनवर्स विल एग्जिस्ट। तो देखो नेसेसरी और सफिशिएंट है, तो दोनों की तरफ से बताना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो डिटर्मिनेंट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो देखो प्रूफ। तो वन वे अराउंड इज, मान लिया कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, सो लेट इनवर्स एग्जिस्ट, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, ए की आप ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर ए इनवर्स की ए के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा आइडेंटिटी, है ना। बट मुझे बात करनी है डिटर्मिनेंट पे, तो क्यों ना मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लूं, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू इनवर्स इज इक्वल टू दिस is equal to determinant of identity matrix। okay, and we know कि determinant हमारा split हो जाता है, ये तो है ही अकेला, है ना, तो इसको तो आप ऐसे लिख लो। अब मुझे एक बात बताओ, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट सबको पता है, कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो लेकिन आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 आएगा। अब किन्हीं दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैट्रिक्स नहीं है बेसिकली एक नंबर है, तो दो नंबर्स के मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 आ रहा है, तो क्या कोई नंबर 0 हो सकता है, नहीं ना। तो हमारा ये भी नॉन जीरो होना चाहिए और ये भी नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी एक 0 हो गया तो मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगी ना, 1 नहीं आ सकती। तो यहां से मुझे पता चला कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो वन वे हमारा प्रूव हो गया। नाउ कन्वर्स पार्ट प्रूव करते हैं। कन्वर्सली
ओके, तो इनवर्स पार्ट करते हैं। पता नहीं अभी क्या हो गया था, मैंने पूरी वीडियो शूट कर दी थी और जो ये कन्वर्सली वाला पार्ट है इससे आगे की सारी वीडियो सेव ही नहीं हुई। तो चलो कोई बात नहीं, दोबारा से शूट कर रही हूँ। तो देखो हमने कहा तक कर लिया कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ नहीं, अगर ए ही अगर हमारी इन्वर्टिबल है तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारा क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0। बट अब हम क्या प्रूव करेंगे, अदर वे अराउंड, कि अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो हमें प्रूव करना है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो इसका मतलब आपको कोई एक ऐसी मैट्रिक्स निकाल के दिखानी है कि ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, है ना। तो आपको बी निकाल के दिखाना है बेसिकली, कोई एक ऐसी मैट्रिक्स बी दिखा दो जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो देखिए ओके, तो अगर आपको ये वाला रिजल्ट याद हो जो भी हमने वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में किया है, दैट इज ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। ध्यान से देखिए, हमें ना ये चाहिए, ओनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। और क्योंकि मेरे पास गिवन है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो नॉन जीरो नंबर है, तो मैं इसे डिवाइड कर सकती हूँ। अगर कोई जीरो नंबर होता है तो उससे हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर सकते हैं कि मैं इसको इससे डिवाइड कर देती हूँ। तो ये तो पता लगे, चलो मेरे पास राइट हैंड साइड कुछ ना कुछ तो आ रही है ना। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो बेसिकली ये मेरा ये आ गया। अब इस साइड देखो, मुझे ना ए अकेला चाहिए, बाकी जो पोर्शन बचेगा सारा बी के अंदर डाल दो। तो यहाँ से इसको आप कैसे अरेंज कर सकते हो, ए adjoint of A by this is equal to adjoint of A by this and is equal to identity। तो इसका मतलब ये मेरे पास एक ऐसी मैट्रिक्स आई है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, A इनवर्स। तो मेरा जो A इनवर्स है वो मेरा आ गया है, इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट। और ये आपने 12th क्लास में किया भी होगा, बहुत इनवर्स निकाले होंगे कि पहले आपने एडजॉइंट निकाला और फिर उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया, तो वो हमारा इनवर्स आता है। तो ये थ्योरम हमें श्योरिटी देती है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स पक्का एग्जिस्ट करेगा, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो पक्का ही वो नॉन सिंगुलर होगी। क्लियर। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास दो कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे दी, ए और बी, दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है, देन ए बी का इनवर्स शुड इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये आना चाहिए, ये दिखाना है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स दिखाना है कि ये आएगा। हाँ, तो सपोज करो, चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो आपको ए बी का इनवर्स निकालना है ना। तो लेट ए बी, आपको एक मैट्रिक्स मान लो, क्योंकि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स ही आएगी। तो आपको ये दिखाना है कि जो सी इनवर्स है वो क्या आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसका मतलब क्या होगा, सी का इनवर्स ये कैसे बनेगा, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंपल डेफिनेशन तो यही है। तो हम यही चीज तो करके देखेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्या करती हूँ, सी इनवर्स। तो सी मैंने माना है ए बी, तो सी इनवर्स मेरा क्या दे रखा है, ये तो आनी चाहिए आइडेंटिटी, अदरवाइज नहीं प्रूव होगा। इज इक्वल टू ए बी इनवर्स ए इनवर्स। ये मैं कैसे लिख पाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वजह से। अब क्योंकि मेरे पास गिवन है कि ए हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ए का और बी दोनों ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और आपको पता है कि बी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो दिस इज इक्वल टू ए आइडेंटिटी ए इनवर्स। वापिस से अब आपको पता है कि आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो और इन दोनों को कंबाइन कर लो। किसी भी मैट्रिक्स के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते क्या आता है,
वही मैट्रिक्स। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, रिमूव। अब आपके पास है A इंटू ए इनवर्स, क्योंकि A भी नॉन सिंगुलर है तो A इंटू ए इनवर्स हमारा क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो ये फर्स्ट चीज हमारी प्रूव होगी कि दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकेंड पार्ट देखिए, C इनवर्स C। C इनवर्स मेरा ये है और C मेरा A भी है। वापिस से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ, B एंड अगेन दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि हमें ये गिवन है तो B इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स B। फिर मैं इस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के इनको कंबाइन कर लूंगी और B की मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास B ही आएगा। और B इनवर्स B भी मेरा किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो ये वाली वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ से मैंने दिखा दिया कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि सच में ये इसका इनवर्स है, क्योंकि इसने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। ओके, नेक्स्ट थ्योरम देखिए। वही लाइन रिपीटेड बार बार बोलनी पड़ रही है, क्योंकि अभी मैंने पूरी वीडियो एक बार शूट कर दी थी सारी थ्योरम्स के साथ। एग्जांपल्स करते हम नेक्स्ट वीडियो से, अभी पता नहीं कैसे बोला जाएगा, देखते हैं। चलो नेक्स्ट हमारी जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि अगर आपके पास A नॉन सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A और इसका इनवर्स। ये प्रूफ करना है। मतलब अगर आप सिंबल में लिखो तो ये दे रखा है, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ये। मतलब और कुछ तो पूछा ही नहीं, ज्यादा तो सिंपल सी ही थ्योरम लग रही है। तो आपके पास देखो क्या दे रखा है, सिर्फ नॉन सिंगुलर दे रखी है, तो हमें पता है कि A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना, इतना पता है। अब क्योंकि मुझे ना देखो A इनवर्स के डिटरमिनेंट पे बात करनी है कुछ ना कुछ, तो क्यों ना मैं दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लूं, तीनों साइड। तो हमने क्या किया, हर एक पे डिटरमिनेंट ले लिया। अब डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू बी क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A डिटरमिनेंट ऑफ B, दैट इज इक्वल टू दिस। और डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, 1। अब देखो क्योंकि ये नॉन जीरो है तो मैं इन सब को इससे डिवाइड कर सकती हूँ, और ये इससे कैंसिल हो गया क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट है ये भी। तो वो क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। एंड इसको आप कैसे लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ A पावर -1। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर? तो ये थ्योरम हमारी प्रूव हो गई। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी की जो थ्योरम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत एग्जॉस्ट हो गई हूँ। ओके, और कोई भी डाउट हो इन वाली थ्योरम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।